इस चैप्टर में दो पार्ट है, छोटा चैप्टर है। एक पार्ट है तीन स्पेशल स्टेटमेंट से रिलेटेड और सेकंड पार्ट है आपकी इंटरेस्ट की सेक्शन से रिलेटेड। आईटीसी चैप्टर में इंटरेस्ट की एक सेक्शन आई थी, सेक्शन 50। तो सेक्शन 50 हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं और एक हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है 49 और वो कनेक्टेड है तीन स्पेशल लेजर से रिलेटेड। चलिए ओपन करो पेज। जो जीएसटी की वेबसाइट है www.gst.gov.in, अगर आप उसके अंदर लॉगिन करोगे एज अ रजिस्टर्ड पर्सन तो आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन रहेगी। इस स्क्रीन में आप देखो एक सर्विस नाम का टैब रहेगा, उसमें लेजर नाम का सब टैब रहेगा और उसमें तीन स्पेशल अकाउंट बोलो, लेजर बोलो, स्टेटमेंट बोलो, वो नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये तीन तरह के जो लेजर है, रजिस्टर्ड है, स्टेटमेंट है, हम अब उनके बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इस चैप्टर का पहला पार्ट यही है। अब इन तीनों की मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूं, फिर अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट हर एक टैक्स पेयर के लिए तीनों अकाउंट मेंटेन करेगी। मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए एज अ टैक्स पेयर के लिए अपनी वेबसाइट पे तीन अकाउंट मेंटेन करेगी। उनको हम समझेंगे। पहले अकाउंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपने इनमें से दो के नाम देखे हैं, आईटीसी चैप्टर में ही आया था। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी वाला अकाउंट है। कैश लेजर नाम आया था बट अभी आपको पता नहीं था, अब आपको डिटेल में बताना है। पहले तो यह बात मान लो कि ये तीनों अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है, किसके लिए मेंटेन, टैक्स पेयर। तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की बुक्स में हमारे अकाउंट है। अब इनमें अकाउंट्स में लिखते क्या है वो देखते हैं। मैं आपको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में समझाऊंगा, किसी भी अकाउंट को समझने के लिए उससे बेटर फॉर्म नहीं। सबसे पहले मैं लायबिलिटी रजिस्टर पे आता हूं, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड। मेरे साथ साथ ही लिखते रहना। जैसे ही मंथ खत्म होता है हम एक फॉर्म भरते हैं, कौन सा, GSTR1। उसके बाद रिटर्न, और रिटर्न में हम सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। ये हमारा सेल है, ये मेरा परचेज है, इतना मेरा आईटीसी, इतनी मेरी लायबिलिटी, इतना मैंने सेट ऑफ किया, इतना मैंने कैश में दिया। तो भाई हम जब रिटर्न भरेंगे तो हमारी सेल की एक्चुअल जीएसटी लायबिलिटी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। यस, हमारा सेल कैसे पता चलेगा, जब हम बताएंगे। तो जैसे ही हम उनको अपना सेल वगैरह बताएंगे, टोटल लायबिलिटी बताएंगे, वो लायबिलिटी रजिस्टर्ड के डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। इस साइड एंट्री आएगी लायबिलिटीज अराइज होने की। लायबिलिटीज अगर आपकी अराइज होती तो लायबिलिटीज अराइज तो सेल करने से होती, सेल करने से होती है, बट गवर्नमेंट को पता तब चलेगा जब आप रिटर्न भरोगे। तो आप जब रिटर्न भरोगे तो इस साइड वो अमाउंट लिख देगा, कितनी लायबिलिटी। समझ लो 1,00,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना बनता है एज पर योर सेल, वो इधर लिख देंगे, साथ साथ लिखते रहो। एंट्री कर दी गवर्नमेंट ने इस अकाउंट में। अब रिटर्न में हम परचेज भी बताएंगे
और हम बताएं उससे पहले उनको भी हमारा परचेज पता है। याद है सारे सप्लाई ने जीएसटीआर 1 भरा होगा। तो जैसे ही हमारा परचेज हम बताएंगे उनको भी पता चलेगा, दोनों क्रॉस चेक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो आपका आईटीसी अकाउंट में क्रेडिट डाल देंगे। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज नथिंग बट आईटीसी अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। जैसे ही आपका आईटीसी आपको मिलेगा तो वो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। मान लो कि हमारे परचेज के हिसाब से 70,000 का आईटीसी बनता है, तो इधर एंट्री 70,000, तो सेल के हिसाब से लायबिलिटी बनी, परचेज के हिसाब से आईटीसी बना। अब भाई अपने को जीएसटी भी चुकाना है, कितना चुकाना है टोटल 1 लाख, आईटीसी कितना, कैश में कितना। अब कैश में कैसे चुकाते हैं, शायद आप सोच रहे होंगे ठीक है भाई 30,000 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में सीधा आप ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज पेमेंट। नहीं, गवर्नमेंट के पास पहले आपको अपना एक ई वॉलेट अकाउंट ओपन करना है। जैसे पेटीएम एक ई वॉलेट है, पेटीएम कंपनी का है, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपको अपना ई वॉलेट अकाउंट ओपन करना है। ई वॉलेट समझ गया, जैसे पेटीएम अकाउंट। पेटीएम में क्या होता है, हम अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम में पैसा डाल सकते हैं, फिर वहां से हम कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। आपका पैसा पेटीएम में पड़ा रह भी सकता है, आप वापस भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, इनको वो ई वॉलेट अकाउंट कहा जाता है। तो आपको गवर्नमेंट के पास अपना एक ई वॉलेट अकाउंट ओपन करना है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वैसा ही गवर्नमेंट के पास। नाम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसमें भी दो साइड होते हैं, डेबिट और। सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट से उनके ई वॉलेट में पैसा डालो। कितना डालू पैसा, 30,000 ही डालू, क्योंकि पेमेंट भी कितना करना है 30,000। तो जैसे ही मैं डिपॉजिट करूंगा, क्रेडिट साइड डिपॉजिट की एंट्री आ जाएगी 30,000। अच्छा, मैं 30 से ज्यादा क्यों डालू, जब मैंने चुकाना ही कितना है 30, तो 30 ही डालूंगा। अब मुझे अपनी लायबिलिटी पेड करनी है। लायबिलिटी पेड होगी मेरी यहां से, लाख रुपए चुकाना है, तो मैं आईटीसी से कितना चुकाऊं 70,000, और ई वॉलेट का इस्तेमाल करके कितना चुका दूं 30,000। तो मेरी लायबिलिटी रजिस्टर खत्म उस महीने का। आईटीसी यूज करूंगा 70,000, कैश यूज करूंगा 30,000। अब क्योंकि आईटीसी यूज कर लिया, तो मेरे क्रेडिट लेजर में भी एंट्री आएगी, भाई किधर आएगी। अब आईटीसी अगर आप यूज करोगे तो इस साइड 70,000 हो गए, ये भी खत्म। वॉलेट को भी आपने यूज कर लिया, तो आपका अगर वॉलेट यूज होता है तो कितना यूज हो गया 30,000, ये भी खत्म। तीनों अकाउंट में इस तरीके से एंट्रियां होगी। अब आप देखो तीनों अकाउंट खत्म हो गए, बट ये मैंने ओवरव्यू दिया। ऐसा भी हो सकता है आईटीसी ज्यादा है तो बैलेंस बचेगा, वॉलेट में थोड़ा पैसा ज्यादा जमा कर दिया तो उसका भी बैलेंस बचेगा, कोई लायबिलिटी अभी चुकाई नहीं है तो लायबिलिटी का भी बैलेंस बचेगा। तो मैंने तो एक्चुअली अभी ओवरव्यू दिया है कि इस तरीके से नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी पूरा चुका देते हैं, काम खत्म करते हैं। हाँ, आईटीसी का बैलेंस बचता है, कईयों का बचता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैश लेकर वॉलेट में पैसा पड़ा रह गया तो वो भी पड़ा रहेगा। तो ये तीन अकाउंट गवर्नमेंट मेंटेन करती है, हम यही सीखेंगे इस चैप्टर में। ये तो ओवरव्यू था, अब हम इनको तीनों को अलग अलग सीखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को। वैसे तो देखो हर चीज सेक्शन में लिखी है, रूल में लिखी है, सेक्शन में लिखी है। सेक्शन है यहाँ पे 49(7)(a), रूल नंबर 85। लेकिन मैं आपको इसको एक लेजर के फॉर्म में बताऊंगा और आप आसानी से सीख जाओगे।
लाइबिलिटी रजिस्टर कौन मेंटेन करता? गवर्नमेंट जब भी कोई चीज मेंटेन करती है तो उसका फिक्स फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट का फॉर्म का नाम है PMT01। क्या नाम है उसका? PMT। ये फॉर्मेट है और कुछ नहीं। मैं आपको डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बताऊंगा। तो ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट साइड। अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो डेबिट साइड एंट्री आती है, अगर आप उसको चुका देते हो तो क्रेडिट साइड एंट्री आती है। अभी हमने देखा लायबिलिटी पेबल मतलब लायबिलिटी अराइज होना। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आपकी लायबिलिटी अराइज हुई है, कितने रुपए से अराइज हुई है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ योर लायबिलिटी? पहला रिटर्न, आपने रिटर्न भर के खुद ही बता दिया इतना सेल किया, ये मेरी लायबिलिटी। तो पहला सोर्स कौन सा होता है? रिटर्न फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर। दूसरा होता है डिटरमाइंड बाय ऑफिसर। कई बार हम टैक्स की चोरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा है वो डिसाइड किसने किया? वो अपने आप इधर एंट्री कर देगा। आपने नहीं बताया तो कोई नहीं, उन्होंने पता किया। तीसरा है इंटरेस्ट की लायबिलिटी, जो टाइम टू टाइम आपके लेट होने से अपने आप ही कॉमन पोर्टल गिनता रहता है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे कभी टैक्स लेट हो गए तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट की कुछ रेफरेंस हमने आईटीसी में देखा भी है, अभी आएगा गिनना कैसे है, बट इंटरेस्ट हमेशा ऑटो कैलकुलेशन होता है। अब ये जो लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, सोर्स 3 है। कैसे रिकॉर्ड होगी? डिटेल में रिकॉर्ड होगी। डिटेल मतलब सीजीएसटी अलग, एचजीएसटी अलग, आईजीएसटी अलग, कंपनसेशन सेस चुकाना है तो वो अलग, उसमें भी टैक्स की लायबिलिटी को अलग लिखेंगे, इंटरेस्ट अलग, फीस अलग, पेनल्टी अलग, अदर कोई अमाउंट चुकाना है तो वो भी अलग। मतलब बाकायदा ऐसा नहीं 10 लाख चुकाना है लायबिलिटी रजिस्टर में 10,000 लिख दिया, नहीं, आपको अलग अलग लिखना है। सीजीएसटी, अच्छा हमको क्यों लिखना है, किसको लिखना है? गवर्नमेंट लिखेगी सीजीएसटी इतना चुकाना है, एसजीएसटी इतना, आईजीएसटी इतना, टैक्स का इतना बाकी है, इंटरेस्ट का इतना बाकी, पूरा बाइफिकेशन ये एज इट इज टेबल बनेगी। ठीक है। लायबिलिटी होने के बाद हम उसका क्या करते हैं? पेमेंट। पहला हम सीखते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आया था कि आपके पेमेंट का ऑर्डर क्या, आप लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी पहले चुकाओगे, कौन सी बाद में? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था इसका। अगर आप ये 3 लाइन पढ़ लेते हो तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 मार्क का सीधा 2 मिनट में आपके जेब में। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब आपको इसी ऑर्डर में पेमेंट करना है। पहले आपको चुकाना है सेल्फ असेस्ड टैक्स और अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब ये प्रीवियस क्या होता है? सेकंड क्या लिखा है? दोनों में फर्क क्या? सेल्फ असेस्ड का मतलब होता है जो टैक्स, जो लायबिलिटी आपने खुद ने एक्सेप्ट करी है खुद के लिए। आप अपनी लायबिलिटी रिटर्न में एक्सेप्ट करते हो, साल इतना मैंने सेल किया, ये मेरी लायबिलिटी। अगर आपका जून का पेमेंट बाकी है तो जुलाई का पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पहले चुकाना पड़ेगा प्रीवियस टैक्स पीरियड का पेमेंट और बाद में चुकाना पड़ेगा जुलाई। मतलब यू कांट स्किप अ मंथ। जून का पैसा अगर आपने नहीं चुकाया है तो जुलाई अगर आ गई है, जुलाई का नहीं चुकाएंगे जब तक कि जून का पेमेंट नहीं हो। इसका मतलब आपको सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में आपने 1 साल का रिटर्न भरा नहीं, अगले साल का रिटर्न भरना चाहते हो, टैक्स चुकाना चाहते हो, कर सकते हो, उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। बट जीएसटी में जरूरी है, अगर आपका अप्रैल मई जून बाकी है तो पहले अप्रैल का चुकाओ, फिर मई, फिर जून, फिर बात करो जुलाई की। आप यही नहीं कर सकते, वो सीधा बोलेगा पहले पूरा। तो पहले आपने जो खुद ने असेस किया है वो अदर ड्यू पुराने वाले पीरियड का, फिर करंट का चुकाना। तीसरा नंबर किसका लगाना?
other amount payable under this act and rule including demand determined under 73-70। एक्चुअली ये है डिमांड नोटिस का अमाउंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो क्या है, आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है, यस के नो। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, खुद ने असेस किया प्रीवियस और करंट, और बाद में आपको चुकाना है जो गवर्नमेंट आपसे मांगे। गवर्नमेंट आपसे क्यों मांगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को नहीं दी, आपने अपनी लायबिलिटी कम बताई होगी, उधर आपके फिर नोटिस आया होगा, नोटिस में आपको एक्स्ट्रा पैसा मांगा होगा। मतलब पहले वो चुकाओ जो आपने एक्सेप्ट किया, फिर वो चुकाओ जो गवर्नमेंट बोल रही है। ये ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मांगने है पहले उनका पेमेंट कर दिया, अपना तो भी बाकी रहेगा, वो बाकी नहीं रहेगा। 73-74 आपके कोर्स में नहीं है, डिमांड नोटिस रिकवरी प्रोसीडिंग। दूसरा, पेमेंट करोगे कैसे? दो ही जरिए हैं पेमेंट करने के, या तो किससे, क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी का यूज करके, और कैश लेजर मतलब अपने ई वॉलेट का यूज करके, मतलब कैश पेमेंट। अगर आप क्रेडिट लेजर का यूज करोगे तो आईटीसी से पेमेंट ओनली टैक्स होगा, ओनली क्या होगा, जबकि कैश वॉलेट से पेमेंट टैक्स का भी होगा, इंटरेस्ट का भी होगा, लेट फीस पेनल्टी सबका होगा। अरे भाई गांधी जी के नोट से तो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आईटीसी से कुछ भी नहीं पेमेंट हो सकता। आईटीसी से सिर्फ क्या पेमेंट होगा, टैक्स। अगर आपको इंटरेस्ट चुकाना बाकी है डिपार्टमेंट को और आपके पास आईटीसी पड़ा है, यूज नहीं हो सकता। क्यों क्यों यूज नहीं हो सकता? क्योंकि आईटीसी मिलता टैक्स का ही तो है। आईटीसी मतलब कौन सा टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और तो आईटीसी तो टैक्स का ही होता है, तो टैक्स के सामने तो टैक्स ही चुकाओगे ना। इंटरेस्ट कैसे चुका दोगे, पेनल्टी का अमाउंट कैसे चुका दोगे? इसीलिए आईटीसी का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकता है, टैक्स के लिए। लेकिन कैश से तो सब कुछ होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैश से पेमेंट हो सके ओनली ऐसे कौन से अमाउंट है बताओ। तो भाई एक तो हमने अभी पढ़ा, कौन सा, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और अदर अमाउंट, वो तो सिर्फ और सिर्फ किससे होंगे। दूसरा, आपको पता है आरसीएम, आरसीएम मतलब कौन टैक्स देता, रेसिपिएंट को वो टैक्स कैश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरसीएम की जगह एफसीएम भी होता तो वो कैश में ही सप्लायर को देता। इमेजिन करो आपने परचेज किया लाख रुपए का गुड्स, 10,000 का जीएसटी, एफसीएम होता तो आप सप्लायर को कितना देते, 1 लाख, और उसको तो कैश में देना पड़ता। सप्लायर को देने में थोड़ी आईटीसी काट लोगे। तो अगर आपको आरसीएम आया तो क्या करोगे, सप्लायर को दोगे 1 लाख और गवर्नमेंट को दोगे 10,000। वो 10,000 कैश में ही देना है, क्योंकि सप्लायर को भी देते तो कैसे देते, आईटीसी माइनस होता है सिर्फ आपके सेल के टैक्स में से, जबकि आरसीएम का टैक्स होता है परचेज वाला। तो आपको आरसीएम का टैक्स, दूसरा ओसीएम, ओसीएम मतलब वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले, जोमेटो वाले पे करेंगे। याद है ना सेक्शन 95, 4 तरीके का सप्लायर अगर रेसिपिएंट को सप्लाई करे थ्रू द ईसीओ, तो ईसीओ को टैक्स देना है किसको, गवर्नमेंट को। वो भी कैश में ही देना है, भाई कैश में ही देगा, क्योंकि वो तो लेके दे रहा है ना उसको, तो उसको जेब से तो देना नहीं। नेक्स्ट टैक्स है सेक्शन 10 वाला, कौन सा, और कंपोजिशन को तो वैसे ही आईटीसी नहीं मिलता, उनको तो जो देना है कैश में देना। दो और है, टीडीएस एंड टीसीएस, कल चैप्टर आएगा तो अपन देखेंगे क्या है ये टीडीएस टीसीएस और कौन पेमेंट करता है, कैश में ही क्यों करता है वो देखेंगे। तो ये पेमेंट सिर्फ कैश में ही हो सकते हैं। अब ये अकाउंट मेंटेन किया किसने, आप इस अकाउंट को देखते रहना, मतलब आप नहीं,
रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, कि वो देखता है कि इसमें जो लिखा है वही है जो रियल में है। कई बार गलती क्या किससे हो जाती है, गवर्नमेंट से भी होती है। अगर उसने गलती से आपकी लायबिलिटी 50 लाख की जगह 1 जीरो बढ़ा के 5 करोड़ लिख दी, तो गलती हो गई ना। मान लो गलती कर दी गवर्नमेंट ने, जीरो थोड़ा ज्यादा लिख दी, अब आप क्या करो, लायबिलिटी रजिस्टर्ड में तो दिखेगा कि भाई पे कर पे कर, आप क्या बोलोगे? तो आप लेकिन ऑनलाइन कैसे बोलोगे, थोड़ी भी लिख दोगे मैं पे नहीं करूंगा। भाई गवर्नमेंट को गलती बताना पड़ेगा कि इसका मतलब, तो कैसे बताओगे? नंबर 1 फोन करके, व्हाट्सएप कॉल करो, रिकॉर्ड ना हो पाए, सबूत ही ना हो, यस करो, वरना आजकल लोग अच्छा चैट करने में स्क्रीनशॉट ले लेते, खतरा है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ। तो अपने को यहाँ पे वो सारे मीडियम यूज करने, एनी डिस्क्रिपेंसी इन लाइबिलिटी रजिस्टर्ड हो तो गो टू अ फॉर्म PMT04 करके फॉर्म आता है, ऑनलाइन भरो और बता दो गवर्नमेंट को, देखो सर गलती है सुधार। तो ये फॉर्म भरना होता है। सेकंड आपका लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सेक्शन तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप तो सीखो। फॉर्मेट कौन सा, PMT02। दिस इज मेंटेन ओनली फॉर, व्हाई ओनली रजिस्टर्ड, आईटीसी मिलता ही उन्हीं को है, तो रजिस्टर्ड जब तक नहीं कर तक ये तो बनने वाला नहीं। अच्छा इवन मैं तो क्या बोलता हूँ, सेक्शन 10 वालों के लिए भी नहीं बनता, क्योंकि सेक्शन 10 वालों को भी आईटीसी मिलता। अब इसमें भी डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड देखते हैं, आईटीसी टेकन। आईटीसी मिली है, गवर्नमेंट को कब पता चला? हमारी आईटीसी के बारे में गवर्नमेंट को कब पता चला? एक तो हमारे बताने से पहले ही चल गया होगा, जैसे ही हमारे सप्लायर ने क्या करा, GSTR1। अच्छा हम भी तो अपने रिटर्न में लिखेंगे ना, तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो इन्होंने कहा एज पर सेल्फ असेस्ड बाय द टैक्स पेयर इन हिज, एक्चुअली रिटर्न में आपको क्या करना होता है, GSTR2B को एक्सेप्ट करना होता है। अरेंज मैरिज ऑप्शन एक ही है, एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेड, दूसरा नहीं है। आप रिटर्न में ये नहीं बोल सकते हो तू भी गलत है साहब, मैं आईटीसी मेरा ज्यादा है, नहीं, आपको वही करना है उसी से करना। तो आपका लिखा हुआ सेल्फ असेस्ड है, बट आपको पता है ये होता है एज पर GSTR2B। ये फॉर्म कौन किसको देता है? गवर्नमेंट हमको देती है, हमको दिखाती है तूने अपनी सेल दिखाई, मैं तुझे तेरा परचेज दिखाता हूं। अब आईटीसी भी अलग अलग होता है, CGST अलग, SGST, UTGST और अलग अलग रिकॉर्ड होगा। आईटीसी का हम करते हैं यूज सेट ऑफ, सेट ऑफ करेंगे तो एंट्री किस साइड, अभी हमने शुरू में देखा 70,000 यूज किया तो इस साइड आया कि नहीं आया। अब आपको करना है ओनली फॉर टैक्स पेमेंट यूज, तो आपको पता चला किसका टैक्स पेमेंट करेंगे, CGST, SGST और IG। और आपको पता हमने वो टेबल बनाई है सेट ऑफ वाली, वो सेम बनेगी। लिखा है नीचे फॉलोइंग द सेट ऑफ प्रोविजन एज पर द सेक्शन डुब 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 डुब, अपने तो टेबल है, सेट ऑफ की कौन सी है, टेबल है। अगर आपके पास मान लो आईटीसी आया 1,50,000 और यूज हुआ आपका 1,20,000, तो बाकी का क्या करूं, 30,000 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट पीरियड के अंदर, बात खत्म। और आपने तो ये प्रैक्टिकली किए ही है सब। दूसरी बात, अगर इस लेजर में कुछ गलती नजर आवे, फॉर्म भरेंगे PMT04, ये सेम ही है क्या फॉर्म, हाँ तो एक ही फॉर्म में भर देना। आगे बात लिखते हैं, क्रेडिट लेजर में डायरेक्टली कोई एंट्री पॉसिबल नहीं, सीए में डायरेक्ट एंट्री है,
हाँ है, एक तो फाउंडेशन से आते हैं और एक बीकॉम बाद आते हैं। सीए में डायरेक्ट एंट्री है, इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं है, सॉरी। आप इस अकाउंट में ना आप एंट्री कर सकते हो ना ऑफिसर कर सकता है, इसकी सारी एंट्रियां सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, तो कोई डायरेक्ट एंट्री पॉसिबल नहीं है फाउंडेशन पास करना। लास्ट वाली बात आप बताओ, कौन किसको रिफंड करता है? गवर्नमेंट हमको कि हम गवर्नमेंट को? अच्छा, रिफंड का रिफंड, हमने पहले कुछ पे किया तो गवर्नमेंट ने हमको वापस दिया, फिर हमने कहा नहीं तूने भी गलत दे दिया, ये ले वापस ले। ऐसा देखो, रिफंड ऑफ जीएसटी तो आपने नाम सुना है कि लोगों को रिफंड मिलता है जीएसटी में, बट रिफंड अगर ज्यादा मिल जाए गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हमको ज्यादा रिफंड देवे तो क्या करेगी? गवर्नमेंट मार के वापस ले लेगी, यस के नो? अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं उस रिफंड का जो एरनेस रिफंड है, मतलब गलती से गवर्नमेंट ने हमको दिया है, और वो रिफंड गवर्नमेंट ने हमको किस में दिया था? कैश में। तो गवर्नमेंट ने समझ लो हमको 1 लाख रुपए का कैश में रिफंड दिया किसी भी बात का जीएसटी में। बाद में पता चला 1 लाख रुपए नहीं देने थे, 80,000 ही देने थे, तो अब हमको 20,000 देना पड़ेगा किसको? वो 20,000 कैश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी हमको किस में दिया था? कैश में। तो इन्होंने कहा अगर कैश में मिले हुए रिफंड को वापस करना है तो ओनली बाय कैश लेजर ही करना पड़ेगा, आईटीसी से एडजस्ट मत कर लेना, क्योंकि आईटीसी का इस्तेमाल रिफंड को वापस करने में नहीं होता है। ये बात वैसे आपके लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिफंड वाले चैप्टर से ज्यादा कनेक्टेड है और वो आपके कोर्स में है नहीं। तीसरा आता है कैश लेजर। यहां सेक्शन ज्यादा है बट आपको क्या ही फर्क पड़ता है। फॉर्मेट है पीएमटी 05, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में समझते हैं। चलो, क्योंकि आपको पता है कि ये ई वॉलेट है तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है? डिपॉजिट। अब मैं कुछ लिखने वाला हूं जो आप लिखना मत, तब तक नहीं जब तक मैं ना कहूं। ई वॉलेट में पैसा डालना है। कब पैसा डालते हैं मैं आपको बताता हूं। जब आप रिटर्न भर रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे पेमेंट इस महीने का कितना करना है, जितना करना होता है उतना ही हम डिपॉजिट करते हैं। लेकिन डिपॉजिट लमसम अमाउंट में नहीं होता। हम पेटीएम में अगर ट्रांसफर करना चाहें 2,000, 3,000, 5,000 कर सकते हैं, बट अगर गवर्नमेंट के इस ई वॉलेट में पैसा डालना है तो पहले ये टेबल भरनी पड़ेगी। टेबल में आपको बताना पड़ेगा कि मैं सीजीएसटी का कितना पैसा डालना चाहता हूं, एसजीएसटी में कितना, आईजीएसटी में कितना और कंपनसेशन सेस के लिए कितना। मतलब डिपॉजिट लमसम नहीं होगा, अलग अलग होगा, और उसके अंदर भी अलग अलग होगा कि सीजीएसटी में टैक्स का कितना, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, अदर कितना। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैं सीजीएसटी के टैक्स में 5,000 रुपए डालना चाहता हूं, एसजीएसटी में 5,000, आईजीएसटी में 10,000, सेस में कुछ नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, इंटरेस्ट में मैं 500। आप कुछ लिखना मत अभी,
इसमें 500, इसमें 1000, बाकी कुछ नहीं। मेरी लायबिलिटी नहीं है तो मैं क्यों डालूं? तो मुझे टोटल पैसा कितना ट्रांसफर करना है वॉलेट में? टोटल करो जरा, 22,000 करना। मुझे 22,000 पैसा डालना है, लेकिन 22,000 डायरेक्ट नहीं, ये पूरा अलग अलग बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बाकायदा स्लिप भरनी पड़ती है, डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं इसको। तो अलग अलग भर दूंगा, चलो भर दिया। लेकिन कई बार क्या हमसे जिंदगी में गलतियां होती, बहुत बार। अब ये डिपॉजिट स्लिप भरते समय दिमाग हुआ खराब और 500 रुपए मैंने यहां लिख दिए। लिखने कहां थे? लिख कहां दिए? ठीक है भाई, गलती हो गई। एक गलती ये हो गई कि मान लो कंपनसेशन सेस में लिख दिए मैंने 10,000, लिखने कहां थे? अच्छा, पैसा तो 22,000 ही गया, लेकिन क्या मेरी डिपॉजिट स्लिप गलत हो गई? लेकिन मैंने तो भर दिया, एंटर का बटन दब गया। अब सवाल ये कि आपने भले ही गवर्नमेंट को 22,000 ही दिया है, बट स्लिप में गलती होने से वो अलग अकाउंट में चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबके अलग अकाउंट होते हैं। सीजीएसटी अलग, एसजीएसटी अलग, आईजीएसटी अलग, कंपनसेशन सेस अलग। आपने तो कंपनसेशन सेस वाले बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, जबकि जाना कहां था? आईजीएसटी वाले, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर टैक्स का अलग अकाउंट होता है। फीस में चला गया 500, जाना किसमें था? इंटरेस्ट में। क्या करें? सवाल ये, गलती तो हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा चिंता मत करो, आपने पैसा तो पूरा दिया ना हमको, आप सिर्फ एक काम करो, आप अगर ट्रांसफर करना चाहते हो डिपॉजिटेड अमाउंट बिटवीन द मेजर हेड एंड माइनर हेड, इनको क्या कहते हैं? मेजर हेड, और इनको क्या कहते हैं? क्या आपस में आप चेंज करना चाहते हो? हाँ, तो एक फॉर्म भर दो, PMT09 बात कर। अगर आप ये फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म में बता देना कौन सा पैसा कहां से कहां ट्रांसफर करना है, तो हम आपके हिसाब से ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ये 10,000 हम वापस किस में डाल देंगे और यहां से निकाल देंगे, ये 500 रुपए किस में डाल देंगे? इंटरेस्ट में, और यहां से निकाल। तो अगर गलती भी हो जाए डिपॉजिट स्लिप में, तो आपको एक नया फॉर्म भर के वो चेंज कर देना, वो अपने आप चेंज कर देंगे, तो ये चेंज हो जाता है। अब आप ये लिख लो, आप भी डिपॉजिट स्लिप भर लो। लिखा? यहां तक लिखा? चलो एक दूसरा केस देखते हैं। जेकेएससी दिल्ली और जेकेएससी मुंबई, दोनों कंपनी एक है, बट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों का वॉलेट, ई वॉलेट भी अलग रहेगा। जेकेएससी दिल्ली अपना मेंटेन करेगा, मुंबई अपना मेंटेन करेगा, दोनों हर महीने का अपना एक टैक्स चुकाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो ऐसा हुआ कि किसी पर्टिकुलर मंथ का, से नवंबर महीने का, जेकेएससी मुंबई ने अपना जीएसटी चुकाया। 20 तारीख को रिटर्न भरना था, 18 तारीख को भरा, काम खत्म किया, और ई वॉलेट में पैसा ज्यादा पड़ा था। ज्यादा पड़ा तो क्या होगा?
नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जेकेसी दिल्ली ने 19 तारीख को रिटर्न भरा, वो उसके वॉलेट में पैसा नहीं, टैक्स चुकाना है और वॉलेट में पैसा क्या करेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है ना दोनों वॉलेट अकाउंट। अब लोगों ने कहा सर हम दोनों वैसे अलग अलग है, जीएसटीएन अलग है, हमारा ई वॉलेट भी अलग है, क्या ऐसा हो सकता है कि जेकेएससी मुंबई अपने वॉलेट से मेरे वाले वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर दे अगर उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा? देखो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, एक ही कंपनी के। तो गवर्नमेंट ने पहले तो यही कहा कि नहीं भाई सब अलग अलग ही रहो, ऐसा ट्रांसफर मत करो, ये अगले महीने यूज कर लेगा तो डाल देना पैसा अभी। तो शुरू में तो ये अलाउ नहीं किया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है जान, अगर आप एक ही कंपनी के डिस्टिंक्ट पर्सन हो तो आप आपस में ट्रांसफर कर सकते हो ई वॉलेट टू ई वॉलेट पैसा, ये अलाउ किया नेक्स्ट वाले पॉइंट में। इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिटेड अमाउंट बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये अलाउ किया तो ये सिर्फ अलाउ किया सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए। किसके लिए? अगर मुंबई जेकेएससी के ई वॉलेट में सीजीएसटी और आईजीएसटी का पैसा पड़ा हुआ है तो वो ट्रांसफर कर सकता है सामने वाले के सीजीएसटी और आईजीएसटी में ही। तो इसका मतलब कौन सा नहीं कर सकता? एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस में अगर पैसा पड़ा है तो वो दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को नहीं दे सकता, ये दे सकता है। लोगों ने पूछा सर क्यों ऐसा? बोला भाई ये दोनों तो सेंटर का मामला है, सेंटर टू सेंटर चल जाएगा, लेकिन साहब स्टेट में बदल जाएंगे ना, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट और वो दिल्ली स्टेट। तो महाराष्ट्र स्टेट बोलता है नहीं नहीं मेरे वॉलेट से पैसा कटना नहीं चाहिए, इसलिए बोला स्टेट वाले मान नहीं रहे, मेरे सेंटर कर दो, एक फॉर्म भर देना। कौन सा फॉर्म? TMT09 फॉर्म भरो काम। लोगों ने कहा सर पूछ लो स्टेट से मानते हो तो नहीं माना, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा ही होगा, तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है हम चला लेंगे। अब मानो जेकेएससी मुंबई के पास एसजीएसटी में लाख रुपए पड़ा और वो लाख रुपए वो देना चाहता है दिल्ली जेकेएससी को, क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो किस में पड़ा है। अब लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाला, लोगों ने कहा एक काम करते हैं, जेकेएससी मुंबई पहले अपने ही मेजर हेड में ट्रांसफर करे, एसजीएसटी को ट्रांसफर किस में कर ले? सीजीएसटी। अपने अंदर अंदर तो अलाउड है ना। अभी ये मैंने आपको सिखाया कि एसजीएसटी का अगर मैं सीजीएसटी में देना चाहूं तो ई वॉलेट ट्रांसफर है, क्योंकि वो तो मेरे ही अकाउंट है। तो जेकेएससी मुंबई पहले अपने वॉलेट में चेंज करेगा और किस में पैसा डाल देगा? या तो सीजीएसटी या तो आईजीएसटी। फिर वहां से क्या कर देगा? फिर उसको बोल देगा तेरे को जिसमें ट्रांसफर करना है कर। तो वैसे देखे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, करना चाहे तो डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर हो। लेकिन जिन व्यक्ति को आप जानते नहीं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट नहीं, उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है। क्या फॉर्म का नाम है? आप ये फॉर्म भरोगे और गवर्नमेंट फिजिकली सारे फंड को अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारे अकाउंट अलग अलग है ना। ठीक, अब हमने पैसा जमा दे दिया, अब इस साइड होगा डिपॉजिट अमाउंट का यूज। यूज का मतलब आईटीसी का मतलब सॉरी वॉलेट का यूज करना। किस लिए यूज करना? क्या पेमेंट करने के लिए? टैक्स, इंटरेस्ट, ये न वो न। जब आप यूज करोगे तब भी एंट्रियां अलग अलग ही होगी। जैसे इधर 5000 था, आपने यूज किया 4900, 4900, ये 9000, 400, 400, 900। जब आप यूज करोगे तो भी यहाँ पे एंट्री आएगी। तो
अलग अलग में अलग अलग कॉलम में एंट्री आएगी। अब आपके पास पैसा अभी भी बच गया है, कितना यूज हुआ ये बताओ, गिनती मारो, 100 100 1000, 100 100 100, 1500 बच गया क्या है? दो तरीके से पता चलेगा कितना बचा। नंबर वन, इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, खुद ही शर्मा जाएगा, चला जाएगा, या गिन लो। आपने यूज किया 20,500, कितना यूज किया? 20,500, तो 1,500 रुपए वॉलेट में पड़ा रहेगा। ये वॉलेट में भी पड़ा रहेगा अलग अलग कॉलम में। 100 रुपया पड़ा रहेगा CGST में, 100 रुपया SGST में, 1,000 रुपया IGST में, 100 रुपया वो इंटर। तो बैलेंस का क्या करूं मैं? कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, कितने का? 1500। अभी एक चीज और यहां लिखी है, चलो ये क्या है, किसका क्रेडिट है? TDS। और ये आपको मैं TDS TCS का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वापस यहाँ लेके आऊंगा तो बताऊंगा क्या है। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आपने अभी डिपॉजिट प्रोसेस देखी, अब उस डिपॉजिट प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपने ऊपर देखा एक फॉर्म भरना है, डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप आपको अगर भरनी है ई वॉलेट में, कैसे करना है काम देखते हैं। चलो मान लो कि आपको अपने क्लाइंट का पैसा ई वॉलेट में डालना है। पेटीएम गूगल पे में तो बड़ा इजी है, तुरंत ही आप ट्रांसफर कर सकते हो बैंक अकाउंट से। यहां सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना है। आप अपना लॉगिन करो, अपने अकाउंट में जाओ और वहां एक ऑप्शन लिखेगा जनरेट द चालान। क्या लिखेगा? जनरेट द चालान इज नथिंग बट डिपॉजिट स्लिप भरना। जब हम बैंक में पैसा जमा देते हैं तो याद है डिपॉजिट स्लिप भरता है। तो चालान जनरेट करने का मतलब हो गया डिपॉजिट स्लिप। ऑनलाइन भरनी है कि ऑफलाइन? ऑलवेज ऑनलाइन। तो साहब आपको चालान भरना है, डिपॉजिट स्लिप भरनी है। फॉर्म नंबर उसका आता है PMT06, कॉमन पोर्टल पे जाना है। अब जैसे ही आप स्लिप भरोगे एक नंबर जनरेट हो जाएगा, उस नंबर का नाम है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या शॉर्ट में कहते हैं CPIN। क्या बोलते हैं? CPIN। कितने डिजिट का नंबर है? ये जनरेट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने डिपॉजिट स्लिप भर दी, डिपॉजिट स्लिप भरी है, पैसा अभी तक दिया नहीं। ये चालान बनने के बाद अपनी वैलिडिटी रखता है कितने दिन? 15 दिन वैलिडिटी का मतलब होता है आपके पास 15 दिन है गवर्नमेंट को पैसा दे दो। स्लिप भरने के बाद कितने दिन का टाइम है? ज्यादा ही है। नॉर्मली लोग तुरंत ही कर देते हैं, डिपॉजिट स्लिप भरा पैसा ट्रांसफर, लेकिन गवर्नमेंट 15 दिन का टाइम देती है डिपॉजिट स्लिप भरने के बाद भी। अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो गवर्नमेंट को NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू, क्या नाम सुना आपने? अगर आप ये तीन में से कोई मोड लोगे तो आपको एक फॉर्म और भरना है, मैंडेट फॉर्म, उसकी भी वैलिडिटी 15 दिन। एक्स्ट्रा फॉर्म भरना है क्योंकि ये फॉर्म बैंक को जाएगा। किसको जाएगा? बाकी किसी और तरीके से करोगे तो फिर ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। तो पहला काम क्या है आपका डिपॉजिट प्रोसेस में? चालान जनरेट करना। दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो डिपॉजिट स्लिप भरना। डिपॉजिट स्लिप भरने पे क्या जनरेट होता है? CPIN। कितने दिनों के लिए वैलिड है? 15 दिन। अगर आपने पेमेंट करना है NEFT, RTGS, IMPS तो एक और फॉर्म भरना है, कौन सा? उसकी भी वैलिडिटी। क्यों भरते हैं ये फॉर्म? क्योंकि ये किसको जाना है? बैंक। मान लो कि हमने चालान जनरेट किया, अब अपने को पैसा डालना है बैंक से गवर्नमेंट की तरफ। तो डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन देखो। नंबर 1, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो आप। इंटरनेट बैंकिंग सभी बैंक को ऑफर करते हैं आजकल, लेकिन ये तभी यूज करोगे जब आपका बैंक ऑथोराइज्ड बैंक।
देखो हमारा अकाउंट HDFC बैंक में, ध्यान से सुनना, हमारा अकाउंट किसमें? HDFC बैंक में। गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट किसमें? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट कहाँ है? सब में। जितने भी बैंकों में गवर्नमेंट के अकाउंट है, सारे बैंकों को ऑथोराइज बैंक कहते हैं। लगभग बड़े जितने भी बैंक है ना, कम से कम 20-22, सब में गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट ओपन है। तो जिनमें भी गवर्नमेंट का अकाउंट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑथोराइज। अगर आपका अकाउंट भी उसी में है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन समझ लो आपका बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में है, और कोऑपरेटिव बैंक में कहीं पे भी बैंक गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं है, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लगभग आपके जो अकाउंट है या तो नेशनलाइज बैंकों में होंगे या बड़े प्राइवेट बैंकों में होंगे, तो गवर्नमेंट का सब ऑथोराइज्ड है। दूसरा, अगर आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इन्होंने कहा यहां आपके बैंक को ऑथोराइज होने की जरूरत नहीं है, एनी बैंक लिखा है। यूपीआई से पैसा डाल सकते हैं, IMPS से डाल सकते हैं, एनी बैंक। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओनली ऑथोराइज बैंक। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT और RTGS, एनी बैंक। अगर आप चेक करो तो ये ऊपर वाले जितने भी 5 हैं ये सब ऑनलाइन ट्रांसफर है। नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NEFT और RTGS। लेकिन समझ लो आपके पास इंटरनेट ही नहीं। हो सकता है आप अंडमान निकोबार में रहते हो, झींगा लाला झींगा, लेकिन टर्नओवर है 500 करोड़ का, मच्छी बेचते हैं सर। अब इनका ना कहना है कि अब आप पैसे कैसे दो, तो आप कैश में जाके जमा करा दो। गवर्नमेंट का जिस बैंक में अकाउंट है उनके बैंक अकाउंट में जाके जमा कराओ। इसे कहते हैं ओवर द काउंटर पेमेंट। ये पेमेंट सिर्फ कौन से बैंक में होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का जिस बैंक में अकाउंट उनके अकाउंट में ही जाके जमा कराओ। बट गवर्नमेंट चाहती है आप ऐसा ना करो, इसलिए लिमिट लगा दी। कितनी? बोला 10,000 से ऊपर का एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैश में। आजकल चोरी चकारी बढ़ गई, क्या पता 11,000 रुपए लेके आओ और चोर ले जाए। 10,000 तक लाओगे चोर नहीं आएगा। 10,000 से ऊपर का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं है ओवर द काउंटर। 10,000 पर चालान है, पर, और पर टैक्स पीरियड भी है। कैश ले जाओ चेक या डीडी। तो अगर मुझे जून में पेमेंट करना है 15,000, तो एक काम कर देता हूँ, 2 अलग अलग चालान बना लेता हूँ। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि चालान वाइज प्लस टैक्स पीरियड वाइज पूरे जून का 10 से ज्यादा नहीं होना। तो कुछ तो ऑथोराइज बैंक से होगा, कुछ एनी बैंक से होगा। ऑथोराइज बैंक का मतलब क्या बताया? A bank or a branch of bank authorized by government to collect the tax, और ऑथोराइज उसे ही करते हैं जिसमें खुद गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। अब एक टेक्निकल बात, HDFC ऑथोराइज बैंक है और HDFC में गवर्नमेंट का भी अकाउंट है, बट गवर्नमेंट का अकाउंट HDFC की किस ब्रांच में? हमारा अकाउंट तो HDFC की हमारे घर वाली पास में जो ब्रांच है उसमें। तो क्या गवर्नमेंट का HDFC की हर ब्रांच में अकाउंट है? HDFC, if HDFC is authorized, तो HDFC की तो 500,000 ब्रांचें तो कम से कम होगी। तो सब में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है? पॉसिबल है क्या? तो हमने तो बाजू में जो HDFC ब्रांच थी उसमें अकाउंट है, उससे पेमेंट कर दिया, तो सब उससे पेमेंट कर दिया, वहां तो गवर्नमेंट का अकाउंट ही नहीं। क्या होगा? एक्चुअली क्या होता है, जो भी बैंक ऑथोराइज है वो सारी ब्रांचों में से सिर्फ एक ब्रांच में गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। तो HDFC की इंडिया की सारी ब्रांच में से एक ब्रांच, मान लो मुंबई ब्रांच, उसमें है गवर्नमेंट का अकाउंट। तो आप अपनी इस ब्रांच से भी पेमेंट करोगे तो भी कहां जाएगा? सीधा मुंबई ब्रांच के अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। ऐसी ब्रांच जिसमें गवर्नमेंट का
फिजिकली अकाउंट होता है, उस ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ईएफपी ब्रांच। क्या बोलते हैं? EFP branch का मतलब है each authorized bank will nominate only one branch as a EFP branch for pan India transaction. EFP branch will have to open accounts for each major head for all the government, for all the। तो HDFC की मुंबई ब्रांच के पास कितने अकाउंट है? all major head of all the government। 36। सोच लो, स्टेट हो गए 31, तो ध्यान रखना। SGST हो गए कितने? 31। यस। एक CGST कितना हुआ? 32। एक UTGST 33। एक IGST 34। एक कंपनसेशन सेस 35। 35 अकाउंट्स होंगे और वो एक ही ब्रांच में होंगे। तो मैं तो बोलता हूँ वही चलते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, सारा पैसा वहीं जाता है। अच्छा, मान लो अपना अकाउंट जो है वो भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक में। किसमें है? भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक। बैंक का गवर्नमेंट का तो उसमें से अकाउंट नहीं है, लेकिन हम पेमेंट करते हैं GST। अब अगर मैं पेमेंट करना चाहूं तो कैसे करूं गवर्नमेंट को GST? कौन सा मेथड अपनाऊं? UPI, IMPS, NEFT, और यही है ना मेरे पास अब ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं मेरे भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक से UPI से पेमेंट करूंगा तो मेरा भाई भाई कोऑपरेटिव बैंक गवर्नमेंट के किस अकाउंट में पैसा डालेगा? उसके पास तो अकाउंट ही नहीं। बात समझ में आ रही क्या? मेरे कोऑपरेटिव बैंक के पास तो गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं है, तो मैं UPI से पेमेंट करूंगा तो वो गवर्नमेंट के किस अकाउंट में जाना है? तो यहां एक पॉइंट आता है, फॉर NEFT, RTGS, IMPS, UPI transaction, RBI act as a EFP branch। इसका मतलब इन मोड से पेमेंट करते हो तो सीधा पैसा कहां जाता है? RBI में जो गवर्नमेंट का अकाउंट है वहां, क्योंकि भाई उस बैंक के पास तो गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं। अब ये बात कोई एग्जाम में पूछेंगे क्या? बोल देंगे पहले पासवर्ड बताओ अकाउंट का फिर बताओ। तो ये टेक्निकल बात है, ऐसे ही बता दी। तो अभी हमने डिपॉजिट स्लिप भरी, फिर हमने पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद क्या होगा? साहब एक नंबर जनरेट होगा जिसे बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट में बोलते हैं CIN। ये तभी जनरेट होगा जब गवर्नमेंट के अकाउंट में सक्सेसफुल क्रेडिट हो जाता है पैसा। कितने डिजिट का है? 17। 17 में से 14 डिजिट तो वही CPIN रहेंगे और 3 डिजिट ऐड हो जाएंगे बैंक का कोड जिससे आपने पेमेंट किया। ये नंबर आपको मिल जाए तो समझ लेना पैसा आपके यहां से भी कट गया और गवर्नमेंट के पास भी पहुंच गया। जैसे ही पैसा पहुंच जाएगा आपके कैश लेजर वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। कॉमन पोर्टल पे देख लो, रिसिप्ट प्रिंट करना है तो ले लो। क्या नीचे कोई लाल पांडा है? दिख रहा है क्या लाल पांडा? अरे ये रहा लाल पांडा, अपना यही तो है लाल पांडा, लालू। अच्छा आपके पास लाल नहीं क्योंकि कलर उड़ गया उसका, तो ठीक है। ये लाल पांडा आपसे कुछ कहना चाहता है, दिल की बात। देखो तो क्या कह रहा है, सुनो तो सही।
मैं बस ये देखना चाहता हूं कि ये लाइन पढ़ के आपको समझ में वो बात आ जाती है या नहीं। अगर मैं जो समझाने वाला हूं वो आप भूल भी जाओ, ऐसा मैं जानना चाहता हूं। आपके सामने दिक्कत है एक स्पेशल वर्ड की। कौन सा है? ई स्क्रॉल फाइल क्या होता है? हम्म, ये तो आप नहीं जानते ना, ई स्क्रॉल फाइल क्या होता है। ठीक है, इसके बिना ये चीज समझ पाओगे क्या? समझ गए जब बाबू? गवर्नमेंट को पैसा मिल चुका है टैक्स का, तो इसकी इंफॉर्मेशन अगर बैंक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जीएसटी सिस्टम को, तो एक आरबीआई फाइल जिसमें सारे सारे पेमेंट्स दिखा देंगे, वो वाली आरबीआई फाइल अपलोड करेगा जो जीएसटी सिस्टम को बता देगा कि पैसा। गजब बात, ये मोटा पांडा तो होशियार है भाई। मान लो कि ये जीएसटी सिस्टम है, सिस्टम पाड़ देंगे। ये जीएसटी सिस्टम का मतलब www.gst.gov.in, वो दैट इज जीएसटी सिस्टम। और हमने अपने बैंक में पेमेंट किया, ये है हम। थोड़ा डाइटिंग चल रही है। अब नॉर्मली क्या होता है, बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक जो है वेबसाइट को इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म करके बताता है भाई पैसा आ गया है, गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया है। तो फिर जीएसटी सिस्टम हमको क्या दे देता है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्मली हमको सीआईएन नंबर तब मिलता है जब बैंक से इंफॉर्मेशन कहा जाती है, जीएसटी से। बट कभी कभी बैंक जो है एसबीआई होता है, जो काम करता नहीं है। अब काम भले ही बैंक वाले ना करें, बट बैंक की सारी रिपोर्टिंग जाती है किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई तेज होता है। मान लो कि हमारा ये बैंक इनको इन्फॉर्म ना कर पाए, लेकिन आरबीआई ने जीएसटी सिस्टम को इन्फॉर्म कर दिया, बोला बेटा पैसा आ गया है, चिंता मत कर। तो इस बेस पे भी हमको क्या मिल जाएगा? सीआईएन नंबर मिल जाएगा। तो जीएसटी सिस्टम दो जगह से इंफॉर्मेशन लेता है कि आपने पैसा दिया है या नहीं। कहां कहां से? या तो बैंक से, ना देवे तो आरबीआई। आरबीआई ये जो इन्फॉर्म करता है, ये इन्फॉर्म करने का जो फाइल का नाम है, उस फाइल का नाम ही क्या है बच्चों? ई स्क्रॉल फाइल। बात समझ में आप तो नहीं आओ तो अब आप इसको पढ़ो और ये चित्र बना लो, चित्र बना लो।
चलो बाकी है, अब क्या बाकी है जिंदगी में? इतनी सी देर में ऐसे तो 5 चित्र बने। कौन सा आपको इस बाबू की बॉडी बनानी है? सिंगल पसली। अच्छा, अभी आपने देखा जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता उनको एक फैसिलिटी मिलती है, ओवर द काउंटर जाके आप जमा कराओ, लेकिन लिमिट कितनी है? क्या ये लिमिट पर चालान है? क्या पर टैक्स पीरियड है? इन्होंने कहा ये लिमिट कुछ लोगों पे नहीं लगेगी, मतलब वो जितना चाहे उतना कैश में जाके जमा करवा दे। 3 लोग हैं, एक मैं बताऊंगा, एक बच्चे बताएंगे, एक बच्चियां बताएंगे। पहला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट वाले बोलते हैं हमारे पास बोरी भर के पैसा आता है, हम तो उठाएंगे और कैश जमा कराएंगे, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अनलिमिटेड वाले सरदार जी। अदर नोटिफाइड पर्सन लिखा है बाई कमिश्नर, कमिश्नर ने अभी कुछ नहीं किया तो इसको तो निकाल ही दो। तो पहले पॉइंट में कौन आया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अनलिमिटेड अमाउंट अपना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी जीएसटीएन नंबर है, वो भी जीएसटी जमा कराते हैं, ये उनके लिए। बी और सी में कौन लोग हैं? सबसे पहली बारी बच्चों की। तो कौन है भाई बी में? प्रॉपर ऑफिसर। चला प्रॉपर ऑफिसर भी बिजनेस खोल के बैठा है क्या? तो वो किसका पैसा जमा करा है? किसका? गवर्नमेंट का। किसका? एक्चुअली ये ऑफिसर है रिकवरी ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर है? मान लो आपको पैसा चुकाना था, आपने नहीं चुकाया, तो आपसे रिकवरी करने कौन आएगा? रिकवरी ऑफिसर। अब या तो आपके पास कैश पड़ा होगा, बैंक पड़ा होगा, वहां से पैसा उठाएगा, नहीं है तो आपके घर बार बेच देगा, आप रास्ते में आ जाओगे, आपका पैसा रिकवर करेगा, आपके ही ई वॉलेट में जमा करवा के आपकी लायबिलिटी को क्लियर करेगा। तो ये पैसा क्लाइंट का ही है, टैक्स पेयर का ही है, बट क्योंकि वो प्यार से तो दे नहीं रहा था तो छीन के लाए। अब छीनने में तो कैश भी आ सकता है, कैश आएगा तो फिर कैश ही जमा कराएंगे ना भाई। ये रिकवरी वाला ऑफिसर है, रिकवरी करना चाहता है। तो ये सेकंड वाला कौन है? ये भी तो ऑफिसर ही है। ये है इन्वेस्टिगेशन करने वाले, रेड मारने वाले, रेड मारू ऑफिसर। क्या मारू ऑफिसर? रेड मारू ऑफिसर। आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, जीएसटी की रेड पड़ गई, तो रेड पड़ने पे भी पैसा निकलता है, पैसा उठा के लेके आ जाते हैं, और जो भी पैसा निकल आते हैं उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अपने अकाउंट में ऑफिसर नहीं रखते हैं, आपके ही वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। और ये डिपॉजिट एडहोक होता है। एडहोक का मतलब है लमसम अमाउंट, जितना मिला उठा के सब लेके आ गए। आपने कहा यार 10 रुपए तो छोड़, चाय कैसे पीऊंगा? बोला नहीं नहीं, रेड मारते तो सारा ही पैसा उठा के लेके आ जाते हैं, तो एडहोक डिपॉजिट होता है। तो ये
पैसा तो टैक्स पेयर का ही है, बट जमा कौन करवा रहा है उसके वॉलेट में? ऑफिसर। क्यों वो जमा करा रहा है? क्योंकि आपने नहीं करवाया। ज्यादा हो गया तो बाद में रिफंड करेंगे 4-5 साल बाद। अच्छा नेक्स्ट, जब हम डिपॉजिट करवाएंगे गूगल पे से, एनईएफटी, आरटीजीएस ऐसे, तो क्या बैंक हमसे इसका कोई चार्ज लेता है क्या? अगर हम एनईएफटी करें तो बैंक हमारे अकाउंट में कोई चार्ज लगाएगा? लगाता है, थोड़ा सा लगाता है, उसे बोलते हैं कमीशन। अगर कमीशन पेएबल है इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट तो शेल बी बोर्न बाय पर्सन मेकिंग पेमेंट। कल को आप मोदी जी को नहीं बोल सकते मैंने 2000 वॉलेट में पैसा डाला, 20 रुपए लगे, लाओ 20 रुपए दो, मैं पानी पूरी खाऊंगा। आपने डिपॉजिट कराने के लिए बोला, मैंने आपके वॉलेट में क्या डाला? डिपॉजिट करवाया, तो लाओ मेरा 20 रुपए। आप उनको बोल सकते हो? नहीं, पानी पूरी खाने का नहीं, पेट खराब। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है और वो पेमेंट करना चाहता है जीएसटी का, तो उसे एक नंबर दिया जाएगा, टेम्परेरी नंबर, कॉमन पोर्टल के थ्रू, फिर वो जमा कराएगा। सवाल है जो रजिस्टर्ड नहीं है वो जमा क्यों कराएगा? क्योंकि वो है कंदा मोटा पांडा, है तो मोटा पांडा पर गंदा। मोटा पांडा अब पकड़ा गया तो पैसा तो देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी होता है, याद करो, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो उसका आता है टेम्परेरी नंबर, बाद में आता है परमानेंट नंबर। याद है क्या? तो एक बार तो टेम्परेरी पैसा तो सर कौन सा सर? ओके, डी पॉइंट, आपने रेलवे की टिकट कभी बनाई? कभी कभी ऐसा होता है हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, टिकट ही नहीं कटी। अपन बोले पैसा दो हमको, हमारा टिकट गई बाद में, और वो रिफंड आता है फिर बाद में, यस के नो? ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इज डेबिटेड बट नो CIN इज जनरेटेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। इसका मतलब डिपॉजिट स्लिप आपके पास पहुंची नहीं, और नई वॉलेट में पैसा दिख रहा है आपके अकाउंट से तो कट गया। शुरू में पेटीएम से पेमेंट करते, पानीपुरी वाले को पेमेंट की, कर दिया, उसने कहा नहीं आया, खड़ा रहे जब तक नहीं आया खड़ा रहे, आवाज लगा पानीपुरी। तो बात है कि अगर यहां हो जाए तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, सीधा एक फॉर्म भरो TMT07। ये फॉर्म सीधा आपके बैंक और इलेक्ट्रॉनिक गेटवे को चला जाएगा जिसके थ्रू पेमेंट किया है, और मामला कहीं अटक गया है, ट्रैफिक होता भाई दिल्ली में, अटक जाता, पहुंच जाएगा पैसा, या तो उधर पहुंच जाएगा या वापस आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत है। कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाए कैश लेजर में तो फॉर्म नंबर PMT04 है, वो भर देना, बात खत्म। क्या आपने कैश लेजर को डिटेल में सीखा? सीखा ही सीखा, बट बात है डिपॉजिट करना एक प्रैक्टिकल खेल है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना और फिर पैसा जमा करना होता है। अगर आज जैसे 10-5 मिनट मिले तो मैं आपको इसका लाइव वीडियो दिखाऊंगा। अब भी दिखाए, अच्छा जिंदगी में जब हम देखना चाहते हैं तो देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जो दिखाना चाहता है उसकी मर्जी चलती है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, टाइम होगा तो वीडियो आपको दिखाऊंगा। ओके, अब टाइम हुआ नहीं हुआ डिपेंड करता है अपन कितना जल्दी इनको निपटा देते हैं, तो टाइम ही टाइम है। ओके, नेक्स्ट प्रोविजन पे आते हैं, और इस सेक्शन को हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट से। क्या ये कहीं आपने पढ़ा? कहा? गोवा में?
अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। अनजस्ट एनरिचमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? हाँ हाँ बोल दो, बोल दिया, रिपीट कर दो, रिवीजन करो। शर्म आ गई है तो ये बेशरम है, ये राधा देखो। अच्छा बेशर्मा तुम बताओ, चलो तुमने भी तो पढ़ा है ना, फाउंडेशन पास करे ना? नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अनदर पर्सन को। क्या टेक्निकल हिंदी को इंग्लिश बता दिया। देखो इसको अपनी लैंग्वेज में समझते था, देखो इंग्लिश पढ़ने के इंग्लिश। ये कुछ ऐसा है कि पैसे लग रहे हैं हमारे, पैसे लग रहे हैं और मजे ले रहा है कोई, ये है अनजस्ट। यस के नो? क्या ये जस्टिस है? पैसे हमारे तो मजे भी होने चाहिए। अब ये है एक प्रिंसिपल के ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बात है इसका जीएसटी में क्या काम है सर? यहाँ क्या पैसे और मजे का कोई रोल है क्या? है। अब इसका क्या रोल है वो पहले आप ये पढ़ो, ये क्या कहता है वो बताओ, फिर रोल बताऊंगा। ये 3 लाइन पढ़ो। क्या हो गया तेरे को? इंसिडेंस का मतलब बर्डन। क्या होता है? बर्डन। अरे सुनने दो ना। अच्छा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा सुनो, इसका हिंदी अनुवाद करो। एवरी पर्सन हु पेड द टैक्स, जिस बंदे ने टैक्स दिया है, किसको? गवर्नमेंट को। ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने अपना बर्डन ट्रांसफर कर दिया है, किसको? रेसिपिएंट को। पेमेंट नॉर्मली करता है सप्लायर, तो सप्लायर पैसा जेब से देता है कि रेसिपिएंट से? तो अगर सप्लायर ने पैसा दिया है तो ये माना जाएगा कि उसने किससे लेके दिया, तो बर्डन किस पे चला गया? अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड का मतलब, अगर आप ये प्रूव कर दो कि सब आपने जो पैसा दिया ना मैंने कस्टमर से लिया, तो ये मानेंगे आपने जेब से दिया, अदरवाइज मानेंगे आपने रेसिपिएंट से लेके, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो पैसा दिया होगा यही मान के चलते हैं कि आपने रेसिपिएंट से लेके दिया। बट सवाल है इसका यहाँ मतलब क्या? हाँ आरसीएम में रिसिपिएंट ने दिया, वहां सप्लाई की बात नहीं, उसके लिए पॉइंट रिव्यू। अब देखो, अरे तू मेन बात तो तू प्रूव करेगा, अदालत में जाना चाहते हो? सुनो बात, मान लो कि आपने अपनी सेल का जीएसटी गवर्नमेंट को ज्यादा दिया, 18% की जगह आपने 28% से जीएसटी दे दिया, तो एक्स्ट्रा पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखती है। कितना एक्स्ट्रा है? रिफंड कर देती है, किसको? अब ध्यान से सुनना, सप्लायर को नहीं करेगी।
क्योंकि सप्लायर ने जेब से नहीं दिया था, किससे लेके दिया था, तो रिफंड किसको होगा, रेसिपिएंट को। तो ये जो आपने सेक्शन पढ़ी है, ये जो प्रिंसिपल को नोट करने वाली सेक्शन है, ये रिफंड के चैप्टर में काम आएगी। रिफंड का ये बेस है और बेबी को बेस पसंद है। ये इतनी सी 3 लाइन वाली सेक्शन पूरे रिफंड चैप्टर का बेस है। रिफंड किसको मिलेगा, इस बात से पता चलेगा कि बर्डन किसने उठाया। नॉर्मली रेसिपिएंट को रिफंड मिलता है क्योंकि उसकी जेब से गया था एक्स्ट्रा। अगर वो प्रूव कर दे कि नहीं मैंने लिया तो 28 था, मैंने गलती से 28 दिया, तो रिफंड सप्लायर को देगा। रूल नंबर 88 कभी एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी बता देता हूं। छोड़ दूंगा तो बाद में कभी आगे वो सर ने छोड़ दिया था, मेरे मार्क्स कट गए, तो साले उसी के भरोसे था क्या? बोला हाँ, बाकी तो वैसे ही नहीं आ रहा। अब समझो ध्यान से। कैश लेजर, क्रेडिट लेजर आपने अभी समझा डिटेल में, उसमें डेबिट भी होता है और ये रहा क्रेडिट लेजर, ये रहा कैश लेजर। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री आती है इधर, कहाँ की एंट्री, जैसे कि इधर भी एंट्री आई, इधर कौन सी एंट्री आई, आईटीसी टेकन। यहाँ कौन सी है, यहाँ डिपॉजिट। यहाँ जो भी एंट्री आएगी चारों खानों में, सबकी एंट्री का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर गवर्नमेंट उनको देगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, UIN 1 2 3 4। किन एंट्री को मिलेगा UIN, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर के डेबिट और क्रेडिट की हर एंट्री को एक अलग नंबर गवर्नमेंट देगी, हर एंट्री को अलग अलग। ऐसा कहां लिखा, फर्स्ट में लिखा A unique identification number shall be generated on common portal for each debit or credit in cash or credit ledger। सवाल है क्यों दे रहे नंबर? ताकि कल को आपको ही गवर्नमेंट को बताना पड़े कि भाई इस एंट्री में गलती है। तो कैसे बताओगे, ऐसा थोड़ी बताओगे सर क्रेडिट लेजर के दूसरे पेज की तीसरी लाइन में गलती है। अगर नंबर लगा होगा तो आप उस एंट्री का नंबर बता के बोल सकते हो ना। तो हर एंट्री का क्या होगा, नंबर। लेकिन ये तो सिर्फ इन दो की बात हुई, इसका क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है क्या? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ के बताओ किसको नंबर मिलेगा। क्रेडिट साइड, डिस्चार्ज लायबिलिटी किस साइड होती है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड नंबर जो आएगा अलग आएगा या फिर सेम आएगा? ये नंबर सेम यही होगा। क्यों भाई यही होगा? क्योंकि वहीं से तो पेमेंट आया है। याद करो अपना पहला पेज, 70,000 ट्रांसफर हुए थे, 30,000 यहाँ ट्रांसफर हुए थे, तो इस एंट्री का जो नंबर है वही यहाँ पे नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही एंट्री के दो हिस्से थे ना। फर्स्ट पेज में देखो ना, आपने 30,000 को यूज किया तो इधर आया, 70,000 को यूज किया तो अदर आया, तो यही आएगा नंबर। इसीलिए वर्ड लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन लायबिलिटी रजिस्टर। और यहाँ पे लिखा था नया नंबर जनरेट होगा, यहाँ लिखा वही नंबर इंडिकेट होगा। देख लो इधर,
तीसरा क्या है फिर? अगर कोई अलग से एंट्री इधर आती है, एक्स्ट्रा एंट्री कोई भी दूसरे तरीके की, तो उसका कोई नंबर होगा कि नहीं होगा? उसका अलग होगा कि कहीं से सेम होगा? तो इसको 5 कर देता हूं। तो पॉइंट तो खत्म हो गया, लेकिन एक साइड तो बच गई। कौन सी? इस साइड कोई नंबर नहीं होगा। तो यहां जो एंट्रियां हैं उनका नंबर क्यों नहीं होगा? जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो एंट्रियां है उनका रियल में एक नंबर है। जैसे यहां एंट्रियां है कौन सी? लायबिलिटी अराइज होना। कैसे? रिटर्न से। पहला रिटर्न का नंबर आएगा। दूसरा डिमांड नोटिस का नंबर आएगा। यहाँ लायबिलिटी अराइज होती है, और लायबिलिटी अराइज होने पे या तो रिटर्न से होती है या डिमांड नोटिस से होती है, सिस्टम इंटरेस्ट लगता है, तो उनका तो अलग ही नंबर रहता है, वो आएगा। यूआईएन नंबर देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये बात आपको बताने की भी जरूरत नहीं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे करता हूं। इजी था कि डिफिकल्ट था? इजी था। देखो जीएसटी कभी भी डिफिकल्ट लगे, इनकम टैक्स का पीजीबीपी और कैपिटल गेन देख लेना, वापस आ जाओगे इधर। बोला ठीक है बोले। अब इसमें एक पॉइंट बचा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नाम कहां आया था? आईटीसी में आया था। बट वहां तो सिर्फ 2 ही केस आए थे। मैं आपको इंटरेस्ट के सारे केस बताता हूं। सेक्शन 50 2 आपके सेगमेंट है, एक है 51 एंड 2 और एक है 53। 2 अलग अलग इंटरेस्ट है। चलो हम उनको देखते हैं। जीएसटी पेमेंट करने का टाइम क्या है? अगले महीने की। किसने बताया? मैंने तो रिटर्न का ड्यू डेट बताया। अच्छा, जो रिटर्न का है वही टैक्स का ड्यू डेट है, ऐसा? हाँ, अभी तो ऐसा ही समझ लो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति लेट रिटर्न भरे तो लेट टैक्स देवे? तो जो लेट करेगा तो उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वेरी गुड। तो वही हम कह रहे हैं 51 एंड 2। Who is liable to pay interest in this case? Every person who is liable to pay tax but fails to pay tax within the prescribed time. And what is prescribed time? फिलहाल तो आप मानो अगले महीने की 20 तारीख, फिलहाल मानो, कुछ ऊपर नीचे होगा लास्ट दिन। 20 तारीख को देना था, चलो हमने 25 तारीख को दिया। क्या करना पड़ेगा? कितने दिन का? कहां से कहां? 21। 20 को दे दे तो काय का इंटरेस्ट 21 से चालू होगा ना। तो इंटरेस्ट कहां से चालू होगा? द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच टैक्स वाज ड्यू। कहां तक चलेगा? टिल द डे टैक्स इज पेड। क्या रेट चल रही है इंटरेस्ट की गवर्नमेंट? बोला ज्यादा नहीं है, 18%। मुझे एक बात बताओ, जब मार्केट में रेट चल रही है 18%, एफडी की चल रही है 6.67, ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन सब मान लो, तो ये 18 किस बात से लेके आए? ये मार्केट में नहीं रहते ना। 18% पर ये तो इंटरेस्ट में ही कमा खाएंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जितना टैक्स देना उस पे लगेगा। यस या नो? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अमाउंट बताना। मान लो कि जून का
टोटल लाइबिलिटी 1 लाख रुपए। ठीक है, ड्यू डेट क्या है इसकी? भाई ड्यू डेट है 20 साल। एक्चुअल में पेमेंट किया 25 साल। ठीक है, पूछो कैसे किया? बताते हैं कैसे। 60,000 रुपीज ITC यूज किया, 40,000 रुपए कैश में दिया। सवाल है इंटरेस्ट लगेगा किस अमाउंट पे? आपके पास दो ऑप्शन, पहला 1 लाख, दूसरा 40,000। आपके अंतरात्मा की आवाज चाहिए मुझे। 1 लाख सबका 1 लाख? नहीं, कुछ लोगों की आत्माएं अलग है। सबका 1 लाख हो ही नहीं सकता। आप शायद सोच रहे हो ऊपर ग्रोस लिखा, तो ऊपर नेट भी लिखा हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं 20 तारीख को दे भी देता, कितना देता? देता तो 40 ही, 60 तो मेरे पास ITC अकाउंट में ही पड़ा है। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा कम मिला फिजिकली तो 40 ही तो कम मिला, और वो भी 5 दिन लेट मिला। यस ना, कायदा ये कहता है इंटरेस्ट 40,000 पे लगना चाहिए। अब रुको तो सही। तो गवर्नमेंट ने ये बात सेटल कर रखी है कि आपको इंटरेस्ट देना किस पे है? इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट। इन्होंने कहा कि क्या आपने लेट रिटर्न फाइल किया? क्योंकि लेट रिटर्न फाइल किया है तभी तो लेट टैक्स दिया है। अगर लेट रिटर्न फाइल किया है तो आपको देना है किस पे? नेट का मतलब 40,000। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 40,000। अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा रहा। लेकिन अगर आपने लेट फाइल किया और इतना लेट कर दिया कि आप पे सेक्शन 73, 74 स्टार्ट हो गई। जैसे 20 जुलाई 2023 को आपको पेमेंट करना, आपने 22 जुलाई को पेमेंट किया। कब किया? 2030 में। कब? 2030 में। तो आपने कुछ ज्यादा ना कर दिया। उससे पहले गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे टैक्स मांगने के लिए, जो उनको पता चल गया। तो अगर गवर्नमेंट ने आप पे रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 73, 74 स्टार्ट कर दी, बाद में आपने कहा लो मैं रिटर्न भर देता हूँ, टैक्स दे देता हूँ, तो अब ये लेंगे किस पे? 1 लाख। इसका मतलब आपने जानबूझ के बहुत लेट किया, फिर वो लेंगे टोटल पे। दो तो समझ गया है। ये दूसरा तो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन आपके कोर्स में। बट ये तीसरा क्या है? तीसरा देखो, समझो। आपने रिटर्न फाइल किया टाइम पे ही, 20 जुलाई का रिटर्न 20 जुलाई को ही भरा, लेकिन गलत भरा। टैक्स चुकाना था टोटल 1 लाख, आपने दिया 10,000। इसका मतलब आपने गलती की, मिस्टेक की, रिटर्न में कम दिया, और बाद में आपने अपनी मिस्टेक को क्या किया? रेक्टिफाई किया आगे जाके। जून का रिटर्न जुलाई में ही भर दिया, टाइम पे भर दिया, बट गलत भरा, कम भरा, और वो जो जितना कम भरा वो दिसंबर में जाके चुकाया। अब वो दिसंबर में जितना चुकाया, वो चाहे कैसे भी चुकाया, ITC से चुकाया कि कैश से चुकाया, वो ग्रोस पे ही आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट।
अब कुछ बच्चों को थोड़ा ये लास्ट वाला पॉइंट ऐसा गड़बड़ा सा लग रहा है, कोई नहीं, हमारे पास इलाज है सबका। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ये लिखना चाहो लिख दो, फिर इलस्ट्रेशन करेंगे अपन। पहला इलस्ट्रेशन मैं आपके हवाले करता हूं, दूसरा मैं कराऊंगा। एक बार चाणक्य बुरा मान जाता है। अरे आप उधर ध्यान दो। मैं तो मार उठा उसी को तो लट लेके आए। सीधा खोपड़ी में बजा दे उसके। क्या आंसर आ रहा है वन का भाई? कुछ आ रहा है? चलो चेक करते हैं आपका। जनवरी का रिटर्न आपने कब भरा? 15 अप्रैल। आपको भरना कब था? क्या आपने लेट रिटर्न भरा? कितने दिन? 8 दिन फरवरी के। अच्छा आप बोलोगे सर 2020 है तो 9 दिन है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसे तो आपको तो ये दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हर बार ये लिख देते इग्नोर द लीप ईयर। इवन इफ वो लीप ईयर है तो भी वो लिख देते लीप ईयर, तो 8 मान लेंगे, अदरवाइज 9 मानते। मार्च के 31 और अप्रैल के 15, टोटल मिला के 55 डेज लेट किया। टोटल लायबिलिटी कितनी है? हाँ तो ये 55 कब आया था? अच्छा कोई बात नहीं। यस,
टोटल लायबिलिटी 50,000 की, आपने चुकाई कैसे? आईटीसी से 13,500 और कैश में दिया 36,500। बोलो इंटरेस्ट किस पे? तो इंटरेस्ट इक्वल टू 36,500 इंटू 18% इंटू 54 डिवाइड बाय 365, ऐसे ही करना है। 972। ठीक, इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ABC company have filed the GSTR 3B for the month of July within the due date. जुलाई का रिटर्न ड्यू डेट में भरा। कब है ड्यू डेट जुलाई की? 20 अगस्त 2020। टोटल लायबिलिटी कितनी दिखाई? 1,60,000। पेमेंट कैसे किया? आईटीसी 1 लाख, कैश में दिया 60। सब कुछ ठीक था। Post filing the return, registered person has noticed that thus in September 20 total liability of July was 2 lakh. हमने कितना चुकाया था? 1,60, जबकि रियल में कितना था? 2 लाख। कितना बढ़ गया? इसका मतलब हमने जुलाई का टैक्स 40,000 कम चुकाया। ये पता कब चला? सितंबर में। So that the tax due for the month of July 20 is short paid for rupees 40,000. Now company has paid the above shortfall of 40,000 in the return of September. जब सितंबर का रिटर्न भरने गए तो जुलाई वाला भी चुका दिया। कितना चुकाया जुलाई वाला? अब 40,000 जुलाई वाला कब चुकाया? सितंबर का रिटर्न भरने गए। सितंबर का कब भरने गए? अक्टूबर 20 को। अब वो 40,000 कैसे चुकाया? 40,000 चुकाया कैश से 30,000 और क्रेडिट से 10,000। इंटरेस्ट कितना है? अब जरा ध्यान दो, जो आप पेमेंट कर रहे हो 40,000, क्या वो पहले रिटर्न का है? और वो रिटर्न टाइम पे भरा था, लेकिन आपने क्योंकि मिस्टेक की थी तो अब उसका एक्स्ट्रा भर रहे हो। अब आपको इंटरेस्ट किस पे चुकाना है? 40,000 के 10,000। हे माता जी, अरे 2 लाख में से 1,60 तो चुका चुके हैं जुलाई में ही। ये क्यूमुलेटिव 2 लाख है। अरे मेरे को चक्कर आ जाएंगे। अरे ये आप क्या सोच रहे हो? 1,60 प्लस 2 लाख 3,60 की लायबिलिटी। ऐसा नहीं है, 1,60 की जगह 2 लाख हो गया तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? इंटरेस्ट तो उसी पे देंगे ना यार, क्या 2 लाख पे दोगे? बावली बात करते हो। इंटरेस्ट चुकाओगे किस पे? 40 है। अब आप ये नहीं देखोगे कि 40,000 कैसे चुकाया है, कैश से या आईटीसी से। दैट इज थर्ड पॉइंट। मल्टीप्लाई 18% इंटू कितने दिन लेट हुए? नहीं 2 महीना है ना। नहीं, ये 40,000 भी आपको 20/8 को चुकाना था। आपने चुकाया 20/10 को। कितने दिन हुए? निकलो। 11 अगस्त के, सितंबर और अक्टूबर, 61 डेज। 1,203 रुपए। है तो इंटरेस्ट कैसे लेंगे यार? रिफंड देंगे ना, रिफंड देंगे। अच्छा, रिफंड पे क्या इंटरेस्ट देंगे? पूछ, सीए फाइनल में सेक्शन 54 में सीखेंगे। ये लेने का इंटरेस्ट है, देने वाली सेक्शन नहीं।
इंटरेस्ट लास्ट वाला पॉइंट सीखते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट, इधर देखो, अगर आपने आईटीसी wrongly availed की, व्हाट डू यू मीन बाय wrongly availed? गलत तरीके से ली, प्लस आपने उसका यूटिलाइजेशन किया, मतलब सेट ऑफ कर दी। अब जो आईटीसी आपको मिलनी नहीं चाहिए, अगर आपने ले भी ली, सेट ऑफ भी कर लिया, इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कम चुकाया होगा। कल को वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ जाए तो रिवर्सल होगा इंटरेस्ट के साथ, वो है 53। ध्यान से देखना, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2 है टैक्स लेट जमा कराने का इंटरेस्ट, और आपका 53 है गलत आईटीसी वापस देते समय जो इंटरेस्ट देना है। अब गलत आईटीसी वापस अपन कब कब देते हैं? आईटीसी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेक्शन 41 ने कहा था कि आपके सप्लायर ने अगर रिटर्न नहीं भरा था, 30 सितंबर का टाइम था, याद करो, 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। बाद में क्या चालू हो गया? इंटरेस्ट। आपने अपना आईटीसी वापस दिया गवर्नमेंट को, यस के नो? गलत लिया था ना। दूसरा याद करो, सप्लायर ने 180 दिन में पेमेंट करना है सप्लायर को, और अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया तो वो आईटीसी गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ती है, वो भी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो जो आईटीसी गवर्नमेंट को लौटा रहे हो गलत वाली, इंटरेस्ट उस पे कैसे गिनेंगे वो देख रहे हैं। तो हु इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट इन दिस केस? A registered person who wrongly availed and utilized the ITC. Availed and utilized में and word है, क्या फर्क पड़ता है? ले लिया, यूज नहीं किया, क्या इंटरेस्ट लगेगा? आईटीसी लेना और यूज करने में क्या डिफरेंस? अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है तो यूटिलाइज नहीं हुआ, और अगर वहां पे नहीं बैलेंस है तो यूज हुआ। तो इसका मतलब एक चीज सोचो, हो सकता है आपने कोई परचेज किया मोटर व्हीकल जिसका आईटीसी नहीं मिलता था, आपने आईटीसी ले लिया, अकाउंट में डाल दिया, बट अभी तक यूज किया नहीं, यूज करने से पहले पता चल गया, आपने वापस रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा क्योंकि अवेल किया था, यूज नहीं। अवेल भी किया, यूज भी अगर कर लिया और फिर वापस हो गया आईटीसी तो इंटरेस्ट लगेगा। एग्जाम में ये जो सेक्शन है 53, या तो इस पेपर में पूछ चुके होंगे, नहीं तो आपको ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर। तो अवेल एंड यूटिलाइज है तो प्लस वर्ड लगा दो। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छा समझ में आता। मान लो कि मैंने टोटल आईटीसी लिया 1,10,000, जून महीने में कितना लिया? 1 लाख। गलत वाली 10,000, सही वाली 1 लाख, ठीक। टोटल कितनी होगी? रिटर्न भरा तो मैंने उसमें से यूज किया 80,000, बचा कितना? अब मुझे बताओ कि मैंने जो यूज किया था वो गलत वाला यूज किया था कि सही वाला यूज? कैसे पता? आईटीसी के अकाउंट में जाने के बाद थोड़ी पता चलता है ये गलत वाला है कि सही वाला है। अब आप यूज करोगे तो कोई 1-to-1 कोरिलेशन तो बिठा दोगे नहीं, कौन सा आईटीसी किसके सामने, टोटल माइनस होता रहता है। तो बात ये है कि आपके पास दोनों आईटीसी है,
आप क्या मानोगे कि पहले यूटिलाइज किसका होता होगा? क्यों ऐसा मानना चाहते हो? इंटरेस्ट ना लगे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट भी यही माने? गवर्नमेंट क्या मानेगी? पहले गलत वाला यूज किया और फिर सही वाला, तो अगर मैंने 80,000 यूज किया तो गलत वाला हो गया, इंटरेस्ट लगेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे उतनी निर्दयी नहीं निकली, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे पहले सही वाला यूज होता है और बाद में गलत वाला होता है। अगर 80,000 यूज हुआ, बचा कितना है? तो अभी भी गलत वाला तो यूटिलाइज हुआ। तो व्हाट इज द सिचुएशन? In that case, you can say that wrongly availed ITC utilize. उसको इन्होंने एक लाइन में लिखा, ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized. कब? When the balance in electronic credit ledger, balance in, fall below the amount of ITC wrongly availed. ITC लिया, सही वाला और गलत वाला फिजिक्स वाला, पानी पूरी वाला, सीए चाय वाला, बीटे पानी पूरी वाला। आपको क्या लगता है? आप ही इंस्टा चलाते हो? आप मत चलाया करो, आपकी एग्जाम बाकी है, मेरी तो हो गई। कई बार आपको लगता है यार इनका नहीं है तो एग्जाम भी हो गई है, नहीं लगता है? तो ऐसा ऐसा लगता होगा अंदर से, सब हमने को पढ़ना पड़ा, यार क्यों हो गए। तो हमने भी दी है सब एक। जो भी कुछ भी दिखा है देख लो। अब देखो सही वाला 1,00,000 नहीं, देखो थोड़ा लेवल है। 1,00,000 और 10,000 टोटल ITC 1,10,000। अगर हमारा यूज हो जाता है 80,000, कितना? 80, तो बैलेंस हमारा कितना था? 30,000। तो क्या ये सिचुएशन अवेल्ड एंड यूटिलाइज वाली है? पहली सिचुएशन, ये अवेल्ड तो है बट नॉट यूटिलाइज। दूसरा केस, अगर यूज होता है 1,05,000, बैलेंस बचता है 5,000, अब क्या कहोगे? अब रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है कितना? ओनली 5, क्योंकि 5 तो अभी भी पड़ा। तीसरा, अगर आपका पूरा 1,10 यूज हो जाए तो क्या रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है कितना? तो आप ये लिख लो भाई, इस केस में कोई रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज नहीं, इसमें 5,000, इसमें पूरा का पूरा 10,000। ये एग्जाम्पल।
मंथ में। टाइम पे नहीं दे सकते क्योंकि यूटिलाइज तो नॉर्मली रिटर्न भरते समय ही होता है, तब तक तो पड़ा ही रहता है ITC। हालांकि उसका भी अभी इंतजाम करेंगे, रुक जाए। ये क्या बन गया? लिख लियो तो बोल दियो, लिख लियो। ये क्या हैंड राइटिंग जमा के लिख रहा है? डन, चलो। तो सिचुएशन इधर देखो, तो इंटरेस्ट की सिचुएशन तभी बनेगी जब अवेल प्लस यूटिलाइज हो, और बैलेंस देख के आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर बैलेंस आपके ITC का रोंगली वाले अमाउंट से भी नीचे चला जाए, रोंगली वाला अमाउंट कितना था, यहां नीचे गया नहीं तो निल, यहां नीचे चला, कितना नीचे गया 5000, इसलिए यहां पूरा ही खत्म हो गया तो 10,000। तो वैसे हमने ये अगला वाला पॉइंट भी समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, तो उतने ही अमाउंट पे लगेगा जितना ITC आपने गलत यूज किया, ऑन द अमाउंट ऑफ ITC विच इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। इस अमाउंट को ढूंढने का तरीका इन्होंने नीचे दिया है, हालांकि हमने ये ढूंढ लिया है। देखो इन्होंने कैसा लिखा, द अमाउंट यूटिलाइजेशन of ITC shall be the amount by which balance in electronic credit ledger, मान लो हमारे पास बैलेंस है 5000, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर fall below the amount of ITC wrongly availed। ITC wrongly availed कितना था 10,000, बैलेंस कितना है 5000, कितना गैप है दोनों में 5000, उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। अगर बैलेंस कुछ नहीं है नील, तो भाई गैप कितना है 10,000, गैप 10,000 है तो किससे पे लगेगा 10,000 पे। तो बैलेंस को चेक कर लेना है अपने गलत वाले अमाउंट से। इंटरेस्ट रेट कितना 18%। इंटरेस्ट पीरियड कहां से चालू होना चाहिए, इंटरेस्ट पीरियड जब से आपने यूटिलाइज किया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच ITC। कहां तक चलना चाहिए, जब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर दो या पे नहीं कर दो तब तक इंटरेस्ट चलना चाहिए। अब यूटिलाइजेशन की डेट से अपने को स्टार्ट करना है, तो यूटिलाइजेशन की डेट होती कौन सी है, हम ITC किस दिन यूज करते हैं, नॉर्मली रिटर्न वाली डेट। तो इन्होंने कहा कि इफ द wrongly ITC utilized through the return, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होती है 20 तारीख। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एक्चुअल डेट 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है,
22 भी हो सकता है, विच एवर इज। अब देखो इन्होंने यहाँ पे भी खेल लिया, आपने रिटर्न भरा 18 और ड्यू डेट है 20, तो चालू कहाँ से करेंगे? 18 से, क्योंकि 18 को यूज हो गया आपका। अगर आपका ड्यू डेट 20 है और आपने रिटर्न भरा 25 को, तो 20 से इंटरेस्ट चालू, क्यों? होशियार है ये। 20 के बाद से नहीं करेंगे, या तो 20 या तो उससे पहले। एनी अदर केस, अगर आपने आईटीसी को यूटिलाइज रिटर्न के अलावा किसी दूसरे तरीके से किया, तो उस पर्टिकुलर डेट से जिस दिन आपने यूज किया, अब आपके मन में सवाल, तेरा क्वेश्चन, एक्चुअल में यूज रिटर्न में ही होता है, बट कुछ केस में रिटर्न से पहले भी, महीने के बीच में भी आप अपनी आईटीसी का यूज कर सकते हो अपना पेमेंट करने के लिए। लेकिन नॉर्मली ये वो पेमेंट होते हैं जो ऑफिसर डिमांड नोटिस से आपको मांगता है, सर्च के, सर्वे के, इन्वेस्टिगेशन के, उनसे पता चलता है कि आपकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है और आपको बोलता है पेमेंट करो, तो आपको महीने के बीच में 15 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख को पेमेंट करने को बोले, आपने वहां पेमेंट करते समय आईटीसी यूज किया और बाद में पता चला वो तो गलत वाला यूज हुआ, तो अब आपका यूज किस दिन हुआ? जिस दिन आपने डेबिट मारा आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में, उसी दिन क्या हो गया? यूज। ये जो सिचुएशन है वो आपको कहीं सिलेबस में नहीं आई, क्योंकि ये सिचुएशन ये फाइनल में आएगी इन्वेस्टिगेशन में आपसे डिमांड लेना नोटिस देके। तो नॉर्मली आपके तो क्या आएगा कि रिटर्न में यूज होगा, तो आप तो चालू कर देना ड्यू डेट, एक्चुअल डेट, विच एवर इज। ट्रांसफर किया तो एक मिनट, कौन सा ट्रांसफर? क्या ट्रांसफर किया आपने? कैसे किया? आप समझे ये क्या कहना था? तो समझा? PMT 09 से ट्रांसफर होता है कैश लेजर का बैलेंस, और ये है आईटीसी का बैलेंस। आईटीसी का आप यू धंधा नहीं खोल सकते, सॉरी टू से, ये डिस्टिंग को दे दिया, उसको दे दिया, वो तो आपका है, आपका ही रहेगा, या तो आप यूज करो या पड़ा रहेगा। डन है? इंटर समझ में आया सबको? सबने जो लिखना था लिख लिया? यस, वेरी गुड।